रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में पहले किसी ने पढ़ा है, क्या होता है? अमर, कोई आइडिया है व्हाट इज रिकमेंडेशन सिस्टम? नहीं सर। शायद किसी प्लेस पे जो डेटा है उसके प्लेस पे हम इंसर्ट करते हैं, शायद किसी प्लेस पे डेटा है तो उस जगह इंसर्ट करते हैं, मतलब उसको रिप्लेस यानी कि चेंजिंग करते हैं। नहीं, पास परचेस के आवाज तो हिसाब से क्लियर वो आ रही है ना रिकमेंड मेरी? करता है। शिवदत्त मैसेज किया है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो क्लियर आ रही है ना? यस सर, हेलो। हाँ 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 सर, क्लियर है। क्या बताया रिकमेंडेशन का सिस्टम, मतलब बताना किसी? सर रिकमेंडेड सिस्टम का मतलब ये होगा कि अगर आप कोई चीज़ परचेस करते हो या कोई चीज़ लेते हो तो आपके पास्ट परचेस के हिसाब से वो आपको रिकमेंड करता है आगे कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए या ये चीज़ें खरीदनी चाहिए। दिस इज रिकमेंडेड। ठीक है, और कोई एग्जांपल हो सकता है ई कॉमर्स के अलावा? यूट्यूब पे होता है ऐसा, रिकमेंडेशन सर, आती होता है है। वीडियो की यूट्यूब पे? यस सर। कैसी रिकमेंडेशन आती है, किस तरह की सर जिस रिकमेंडेशन? जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को सर्च करो, जैसे मैं एआई के बारे में या कुछ ऐसा पढ़ना चाहता हूँ या कोई टॉपिक सर्च करा, तो उससे रिलेटेड जितनी वीडियोस होंगी वो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड अपने आप ही आने लगती हैं, जो ऑल टाइम फेवरेट होती हैं या जिस पे लाइक्स ज़्यादा होते हैं या जिस पे वॉच टाइम ज़्यादा होता है वो ऊपर आने लगता है। बिल्कुल सर ये सब सिस्टम रिकमेंडेड सिस्टम के थ्रू ही हाँ। तो रिकमेंडेशन सिस्टम एक्चुअली जब आप यूट्यूब वगैरह पे जब कुछ वीडियोस देखते होंगे, जैसे अगर न्यूज से रिलेटेड देखेंगे तो न्यूज की रिकमेंडेशंस आने लगेंगी। कोई मूवी देखेंगे बहुत थ्रिलर या एडवेंचरस टाइप की, तो उसका रिकमेंडेशन आने लगेगा। एआई देखेंगे, एआई से रिलेटेड वीडियो, तो उसके कोर्सेज जो रिलेटेड वीडियोस होती हैं उसका रिकमेंडेशन आने लगेगा। तो रिकमेंडेशन सिस्टम क्या करता है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन देने लगता है, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स या ऐप पे देख लीजिए या फिर यूट्यूब पे देख लीजिए। तो बेसिकली रिकमेंडेशन सिस्टम जो रिकमेंड करता है आपको यूट्यूब या अदर जगह पे, वो दो चीजों पे बेस्ड होता है। एक होता है कंटेंट बेस्ड और एक होता है कोलैबोरेशन बेस्ड। या तो कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन होता है या कोलैबोरेशन बेस्ड होता है। लेकिन जब रिकमेंडेशन आपको आता है तो दोनों पे ही डिपेंड करता है, मतलब दोनों को ही मिलाकर के रिकमेंडेशन दी जाती है। जैसा अनुराग जो चीज बता रहा है उसको हम कंटेंट बेस्ड कहेंगे। कंटेंट बेस्ड का ये मतलब हुआ कि आप कोई वीडियो जब देखते हैं तो यूट्यूब पे उस पर लाइक्स बटन बने रहते हैं, लाइक डिसलाइक इस तरीके से बने रहते हैं। अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं उस वैसे कंटेंट आपको पसंद है, उस तरह के कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं। तो उससे मिलते जुलते जितने भी कंटेंट्स अदर वीडियो में रहते हैं वो आपको रिकमेंड कर दिया जाता है। तो उसको कहते हैं कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। अब देखिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है किस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे एक यूजर यूवन है जो कि M2 मूवी देख रहा है। कोई मूवी है जिसको M2 जिसको हमने नाम M2 दे रखा है, तो M2 मूवी देख रहा है जो कि एडवेंचरस टाइप की है। X कोई उसका एक्टर है और Y कोई डायरेक्टर है। तो U1 को ये मूवी, ये जो डार्क में लिखा है ये U1 है, तो U1 को जो मूवी M2 है वो बहुत पसंद आई, तो उसने उसको रेटिंग 5 दे दी है। तो रेटिंग कहिए या लाइक कह दीजिए, लाइक कर दिया या रेटिंग अच्छी दे दिया। अब U1 जो है फिर मूवी एक और देखता है M3 जो कि सेम एडवेंचरस टाइप की है, उसमें भी कोई एक्टर X है पिछला वाला ही और Y कोई डायरेक्टर है पिछला वाला ही, यानी बहुत ज्यादा मिलता जुलता है दोनों एक दूसरे से। और U1 को भी M3 मूवी भी बहुत ज्यादा पसंद आई, तो उसको रेटिंग उसने 4 दे दी। 4 रेटिंग भी अच्छी मानी जाती है, या फिर उसको लाइक कर दिया। तो होगा ये कि रिकमेंडेशन सिस्टम ये समझेगा कि U1 यूजर को ऐसी मूवी बहुत पसंद है जो एडवेंचरस टाइप की है जिसमें एक्टर एक्स हो। तो फिर कोई मूवी रिलीज हुई, यूट्यूब पे आई जो कि M4 है, यहाँ M3 लिखा है, इसको M4 होना चाहिए। तो M4 है जो कि अभी यूजर U1 ने नहीं देखा हुआ है, और M4 है वो भी एडवेंचरस टाइप की है, एक्स कोई उसका हीरो है। तो अब
इस तरह के कंटेंट U1 को बहुत पसंद है तो तुरंत रिकमेंडेशन सिस्टम M3 को उसको रिकमेंड कर देगा U1 को देखने के लिए। तो कंटेंट बेस्ड में देखिए लाइक पे या रेटिंग्स पे डिपेंड करता है यूजर को क्या पसंद है और उसके हिसाब से उसको रिकमेंडेशन दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है अ कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर वर्क्स बाय द डाटा दैट वी टेक फ्रॉम यूजर आइदर एक्सप्लिसिटली यानी रेटिंग उसको अच्छी दे करके और इम्प्लिसिटली यानी क्लिक ऑन लाइक बटन या तो लाइक बटन को क्लिक करके। तो रेटिंग अच्छा देगा या लाइक करेगा इसका मतलब है कि उसको उस तरह का कंटेंट बहुत पसंद है। आगे क्या लिखा है बाय डाटा वी क्रिएट यूजर प्रोफाइल, यूजर की एक प्रोफाइल क्रिएट कर देगा रिकमेंडेशन सिस्टम विच इज देन यूज्ड टू सजेस्ट द यूजर। फिर उस प्रोफाइल को यूज करेगा कि यूजर को क्या सजेस्ट करना है। उस प्रोफाइल में ही दिया रहेगा किस तरह का कंटेंट पसंद है यूजर को। एज द यूजर प्रोवाइड्स मोर इनपुट, जिसकी वजह से यूजर ज्यादा इनपुट प्रोवाइड करे यानी क्लिक करे उन वीडियोस को देखे और टेक मोर एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन पे और एक्शन ले। तो ये चीज जो है ये कंटेंट बेस्ड है। तो ये जो अनुराग ने बताया था ये कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम था। कोलैबोरेशन बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम सुना है आपने? कोलैबोरेशन बेस्ड क्या होता है? कोलैबोरेशन बेस्ड को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट इज कोलैबोरेशन बेस्ड? नहीं, चलिए ठीक है। कोलैबोरेशन बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम कंटेंट बेस्ड से अलग होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कई यूजर्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप के हिसाब से रिकमेंडेशन दिया जाता है। जैसे कि कई यूजर्स होंगे, जैसे यहाँ पे यूजर U1, U2 और U3 है, तो इनका एक कंबाइंड ग्रुप बना दिया गया है और ये माना जाता है कि तीनों यूजर्स की जो पसंद है वो एक जैसी है। इनकी हिस्ट्री, इनकी सर्च हिस्ट्री, इन्होंने पहले क्या देखा है, क्या पसंद किया, इसके हिसाब से देखा गया कि इन तीनों का जो वीडियोस जो ये लाइक करते हैं या रेटिंग अच्छी देते हैं वो सेम टाइप्स की वीडियो है। तो इनका एक ग्रुप बना दिया गया है। अब एग्जांपल में देखिए यहाँ क्या लिखा है कि 3 यूजर है U1, U2 और U3। यहाँ 3 यूजर हैं। यूजर U1 ने M1 मूवी देखी, U2 ने भी M1 देखी, U3 ने भी M1 देखी। सेम मूवी तीनों ने देखा और तीनों ने लाइक किया है। वो मूवी एडवेंचरस टाइप की थी तो तीनों को लाइक आई, मतलब तीनों ने उस मूवी को लाइक किया है। फिर तीनों ने मूवी देखी M2। तो M2 मूवी देखने के बाद तीनों ने उसको अच्छी रेटिंग दी, तीनों ने M2 को भी अच्छी रेटिंग दी, तीनों ने लाइक किया। और M2 थी थ्रिलर टाइप की, एडवेंचरस टाइप की नहीं थी। तो रिकमेंडेशन सिस्टम को ये लगा कि U1, U2, U3 और ऐसे U4, U5 भी हो सकते हैं ऐसे यूजर हैं जिनको कि एक ही तरीके के कंटेंट पसंद आते हैं, यानी एक को पसंद आता है तो दोनों को पसंद आता है। तो इस तरह की चीजें देखी गई ग्रुप में। तो हुआ ये कि फिर U1 ने एक मूवी M3 देखी जिसको उसने अच्छी रेटिंग दी, यानी उसको लाइक किया। तो रिकमेंडेशन सिस्टम को लगा कि चूंकि तीनों का पसंद एक जैसा है तो निश्चित तौर पे M3 मूवी U2 और U3 को भी पसंद आएगी क्योंकि U1 ने उसको लाइक किया हुआ है। तो तुरंत जो रिकमेंडेशन सिस्टम है M3 को रिकमेंड कर देगा U2 और U3 को। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट बेस्ड नहीं है, ये कोलैबोरेशन बेस्ड है। इसमें यूजर्स सिमिलर पसंद के जो यूजर होते हैं जिनको सिमिलर कंटेंट पसंद है उनका एक ग्रुप बना दिया गया है। अब देखिए इसमें वही चीज लिखा है, क्या लिखा हुआ है? कोलैबोरेशन फिल्टरिंग इज अ मेथड ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन करते हैं अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अ यूजर बाय कलेक्टिंग प्रेफरेंस और टेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी यूजर, यानी कई यूजर से उनका टेस्ट और वो चीज देख मतलब उनकी पसंद देख करके रिकमेंड किया जा रहा है। तो ये दोनों क्लियर हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कि आप लोगों ने एआई में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ा होगा। तो ये बताइए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के 2 पार्ट्स थे, 2 मेथड थे। तो बता सकता है कोई क्या क्या था? नेचुरल लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट्स, क्या क्या था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, क्या क्या चीजें होती हैं, कोई बता सकता है? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ये 2 चीजें होती हैं नेचुरल लैंग्वेज में। यानी कि आप कभी
चैटबॉट पे या स्पीच रिकॉग्नाइजर पे कोई चीज बोलते हैं तो सबसे पहले उसको समझना होता है, देन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन होता है। तो ये दो प्रोसेस है। इसमें से कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन? कोई बता सकता है दोनों में कॉम्प्लेक्स कौन सा है? क्या लगता है आपको? जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ज्यादा टफ होता है या नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन? सर अंडरस्टैंड। क्यों? सर क्योंकि उसमें एम्बिगुअस आप स्टेटमेंट देते हैं ना, कि उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, कि अगर आप कोई स्टेटमेंट ऐसा बोले कि वो समझ ही ना पाए, या कुछ एम्बिगुअस है हाँ। स्टेटमेंट, इस हाँ। वजह से शायद वो ज्यादा टफ होता होगा। और जनरेशन इजी क्यों पड़ता है सर क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के मुकाबले? अगर एक बार समझ गए तो उससे रिलेटेड कंटेंट सर्च करके शो करना तो आसानी होगा उसके लिए, कि उसके पास पहले से ही वो सारा डेटा होगा। हाँ, तो क्या कहते हैं उसको, उस डेटा को क्या कहते हैं? नॉलेज बेस। नॉलेज बेस होता है उस। अब मान लो कि तुम चैटबॉट पे, अमेजोन पे तुम्हें कोई प्रोडक्ट दिया गया, मतलब तुमने कोई प्रोडक्ट मंगाया जो कि डिफेक्टेड निकल गया है, तो अब तुम अमेजोन पे चाहते हो उसको रिटर्न करें या फिर रिफंड कराएं, तो आप चैटबॉट पे बात करते हैं। तो Yes, जो sir. आपका चैटबॉट है अमेजोन का, उसके पास बिल्ट इन नॉलेज है, यानी उसके पास नॉलेज बेस है, उसके पास पहले से वर्ल्ड का नॉलेज बेस। उसके लिए वर्ल्ड क्या है? उसके लिए वर्ल्ड तो वही है कि भाई प्रोडक्ट लौटाना और प्रोडक्ट का रिफंड कराना, कंडीशन देखना कि 10 दिन के अंदर ये रिपोर्ट किया गया या नहीं किया गया है। तो वर्ल्ड नॉलेज तो इतना ही चाहिए उसको। अमेजोन का जो ऐप है, जो चैटबॉट, उसको बस वर्ल्ड नॉलेज इतना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अगर उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि प्रोडक्ट अभी 10 दिन नहीं हुआ है डिलीवर हुए और इसमें डिफेक्ट है और ये इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो तुरंत उसका रिप्लाई कर देगा। उसको इतना ही समझना, इससे ज्यादा नहीं समझना है। तो इतना ही समझना ज्यादा टफ है। यानी कि आप अगर उस चीज को लिखते हैं चैटबॉट पे, तो हो सकता है कि आप बहुत आइसोलेटेड ना लिखे हो, आपके सेंटेंस सही ना हो, आपने बहुत लेंथी लिख दिया हो, आपने एक साथ 4-5 क्वेरी कर दी हो, तो वो एक बार में एक ही समझ सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है। अंडरस्टैंड हो गया तो नॉलेज बेस से जरूर कोई ना कोई रिप्लाई वो जनरेट कर देगा। उसको अगर ये लगता है कि 10 दिन बाद आपने रिपोर्ट किया है, तो वो तुरंत रिप्लाई कर देगा कि सॉरी वी कैन नॉट रिप्लेस और रिफंड, इस तरीके से लिख देगा। तो वाकई में जो उसको रिप्लाई करना है, जो चैटबॉट को या जो स्पीच रिकॉग्नाइजर को जो रिप्लाई करना है, वो तो बिल्ट इन है। वो तो पहले से बिल्ट इन है कि आपको एनकाउंटर होता है इस तरह का सेंटेंस, इस तरह की क्वेरी, तो आपको ये रिप्लाई करना है। लेकिन उसको एनकाउंटर करना ही तो टफ है। इसलिए नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ज्यादा टफ पड़ता है। और क्या टफ आता है उसमें? देखिए, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के लिए सबसे पहले जो बनाया गया था, एक एलिस रोबोट बनाया गया था, जिसको क्या किया गया था कि उसमें 20-25 वर्ड डाल दिए गए थे पहले से, और कहा गया कि ये 20-25 वर्ड में कोई भी वर्ड एनकाउंटर होता है तो आपको ये बिल्ट इन रिप्लाई करना है। यानी कि डॉक्टर वर्ड अगर एनकाउंटर होगा तो वो तुरंत उस क्या करेगा, उसका डॉक्टर वर्ड से रिलेटेड जो भी उसके अंदर क्वेरी बिल्ट इन की गई वो रिप्लाई करेगा, ओके व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर। इस तरीके से उसके अंदर बिल्ट इन रिप्लाई कर दिया गया है। तो हुआ ये कि अब यहाँ पे कीवर्ड एनालिसिस हो रहा है। तो कोई भी सेंटेंस बोला जा रहा है, उसको कीवर्ड मिल जाता है तो रिप्लाई करेगा, नहीं मिलता है तो नहीं रिप्लाई करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता था एलिस रोबोट। यानी कि कुछ भी उर्दू फारसी बोलते हुए आप डॉक्टर वर्ड ले आ देंगे, उसको स्कैन कर लिया तो तुरंत बिल्ट इन रिप्लाई करेगा। तो वो तो फिक्स है पहले से। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे भी डिपेंड होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सही नहीं है तब रिप्लाई ना करे, वो ज्यादा बेटर चैटबॉट माना जाएगा। तो इस तरह की चीजें, या स्पीच रिकॉग्नाइजर, तो इस तरह की चीजें अब बिल्टअप हो गई हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तो आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं उसका स्ट्रक्चर सही करना भी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का ही प्रोसेस है। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मैं हर एक वर्ड को सीक्वेंस वाइज बोल रहा हूं।
उसमें कोई वर्ड आगे पीछे नहीं कि मेरे पैसे पास कुछ है, मेरे है पास, इस तरीके से नहीं, वो सीक्वेंस वाइज बोला जा रहा है तभी उसका मीनिंग निकल रहा है। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या करता है, सबसे पहले अगर हम कोई सेंटेंस बोले हैं तो जो साउंड निकल रहा है मेरे मुंह से, जो भी वर्ड निकल रहा है उस साउंड को मैच कराता है उसके अंदर जो डिक्शनरी दी हुई है, उसके कई टेक्स्ट लिखे रहते हैं, कई उसी साउंड से रिलेटेड टेक्स्ट लिखे रहेंगे। तो मेरा साउंड अगर आइसोलेटेड रहेगा, क्लियर रहेगा, तो पहले टेक्स्ट से मैच कराएगा और क्या करेगा, वो सारे वर्ड्स रिट्रीव कर लेगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो पांचों वर्ड को रिट्रीव करने के बाद फिर उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग करेगा, उसको स्ट्रक्चर, फ्री डेटा उसके पास पड़ा रहता है, तो उसकी सीक्वेंसिंग इस तरीके से करेगा कि उसकी कुछ मीनिंग निकले। कभी कभी आप उल्टा सीधा बोलते हैं तो भी गूगल उस चीज को सीक्वेंस में पकड़ लेता है, क्योंकि वो खुद से उसको सीक्वेंस करने की कोशिश करता है। तो सीक्वेंसिंग करना, वर्ड को मैच कराना, जिनके पास साउंड को मैच कराना है वर्ड से, ये चीज अंडरस्टैंडिंग में होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और जब एक बार मैच करके वो समझ लेता है फिर अपनी नॉलेज बेस से उसका रिप्लाई करता है। इस वजह से अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा ये सब चीजें तो ठीक है। चैटबॉट का एप्लीकेशंस बता सकते हैं आप क्या क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ चैटबॉट? चैटबॉट तो जानते होंगे आप लोग क्या होता है। चैटबॉट से कई बच्चे प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे पहले। चैटबॉट का कोई नुकसान बता सकते हैं, मतलब चैटबॉट का डिसएडवांटेज, चैटबॉट की वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, कोई बता सकता है? मिसयूज चैटबॉट का। अच्छा, आपके पास मेल आता है कि आप लॉटरी जीत गए हैं 2 करोड़ की, 1 लाख, किस तरह का मेल आता है आपके पास स्पैम में? इस तरह के मेल आते हाँ हैं सर। किसी के पास? वो मेल कैसे जनरेट होता है? अच्छा, वो स्पैम में ही क्यों आता है? वो सारा मेल मेल स्पैम क्यों नहीं इनबॉक्स में आता? क्योंकि सर इस तरह की चीजें पहले ही जीमेल फिल्टर कर देता है। अगर आप मतलब कोई देखो, इनअप्रोप्रिएट ईमेल है, अगर आप उस पर स्पैम मार्क कर देते हो तो उससे रिलेटेड कैसे पता जितनी भी चलता है ईमेल कि आते हैं वो सब इनअप्रोप्रिएट है? कैसे पता चलता है इनअप्रोप्रिएट है? कैसे उसको पता चलता है कि इसको स्पैम में डालना? सर फिल्टरिंग उसके कैसे पीछे करता है? फिल्ट्रेशन। हाँ? सर उसके मैकेनिज्म के बारे में उसके नहीं लिए पता, कुछ पीछे वर्ड्स, कैसे। कीवर्ड्स रहते हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे हम्म, लॉटरी वर्ड आ गया है कहीं मेल में, विन आ गया है, ठीक है, 1 करोड़ की अमाउंट लिखी हुई है, तो जीमेल पहले से ऐसी चीजों को फिल्टर किया रहता है कीवर्ड के हिसाब से। आप देखिए कभी कभी जरूरी मेल भी स्पैम में चले जाते हैं, लेकिन उसमें इसलिए जाते हैं कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए होंगे जिसको फिल्टर करके जीमेल ने स्पैम में डाल दिया है। तो स्पैम में जाने के लिए उसको क्या करता है, वहां फिल्टरिंग करता है, उसको इस तरह के वर्ड्स दिखाई देंगे, विन, लॉटरी, 1 करोड़, इस तरह के वर्ड दिखाई देंगे तो तुरंत उसको स्पैम में डालेगा। तो ये जो मेल आते हैं ये ऑटो जनरेटेड होते हैं कंप्यूटर के थ्रू, और जब इन पे आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपसे चैट भी करे। जो चैट करता है वो कंप्यूटर सिस्टम रहता है, आपको जैसे लगेगा कि कोई ह्यूमन चैट कर रहा है। तो चैटबॉट का यहाँ मिसलेनियस मिसयूज भी होता है। अब जैसे कोई फाइनल ईयर का लड़का है, वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए परेशान रहेगा? फाइनल ईयर में बच्चे सबसे ज्यादा किस लिए परेशान रहते हैं? जॉब के लिए। कोई मॉन्स्टर पे प्रोफाइल बनाता है, कोई naukri.com पे बनाता है, कोई गूगल पे सर्च करता है कि मेरी जॉब कहाँ लग सकती है, किस प्रोफाइल में है, कहाँ अप्लाई करूं। तो आपकी पर्सनल डेटा कहीं ना कहीं शेयर हो रही है, तभी तो आप देखते होंगे ऐड भी उसी तरीके से फेसबुक पे आते हैं या अदर जगह पे जिस चीजों को आप सर्च किए हैं। तो आपकी पर्सनल डेटा, आपका इंटरेस्ट किस में है, ये देखते हुए भी मेल करते हैं ऑटो जनरेटेड चैटबॉट। जैसे अगर फाइनल ईयर का बच्चा है तो उनके पे जरूर 2-4 मेल आ जाएगा कि आपकी जॉब जो है एलएनटी में लग गई है, पहले 10,000 आप सबमिट करिए, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, कांग्रेट्स करके। कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मेल आ गया। और जब आप उस पर बात करेंगे तो वो आपसे बात भी करेगा, आपसे सबसे पहले डिग्री पूछेगा या आपके अकाउंट नंबर पूछेगा, डिटेल पूछेगा, धीरे धीरे करके वो बताएगा कि आपको इतने पैसे जमा करना है।
तो वो आपसे बात जो करता है वो चैट बोट ही करता है, तो यहाँ मिसलेनियस मिसयूज भी है, तो इस चीजों से सावधान रहना है। खास तौर से आप ही के बैच की थी, पास आउट हो गई, उसने मुझसे बताया कि सर मुझे मेल आया है, मेरा HCL हो गया। तो फिर मैं कहा कांग्रेस, तो उसने कहा लेकिन सर हम इंटरव्यू नहीं दिए थे। मैं कहा फिर कैसे मेल आ गया? तो उसने कहा कि सर मेल पे आया था। तो मैं कहा वो पहले पैसे मांग रहे होंगे? बोली हाँ। मैं कहा वो सब फर्जी मेल है, उसने बात करी होगी, उसने तो बात भी किया होगा। इस तरह की चीजें हम लोग के साथ भी होती थी, लेकिन उस समय सिस्टम इतना एडवांस नहीं था, तो बस मेल आता था। अब तो चैट भी करता है, तो चैटबॉट का ये भी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ये भी एक डिसएडवांटेज है। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। RBNF एक टॉपिक है, उस पर डिस्कस कर लेंगे, और एक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग को और डिटेल में। एक थर्ड यूनिट का टॉपिक है, एक लास्ट यूनिट का टॉपिक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और बाकी चीजें देखते रहिएगा। कल टर्मिनेशन कंडीशन तो समझ में आ गई थी ना, जो बताया था जेनेटिक एल्गोरिथम की टर्मिनेशन कंडीशन।